अल्फाज कार्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। वक्त के साथ हालात बदलते रहते हैं। आने वाले कल के बारे कोई कुछ नहीं कह सकता। दादा दादी के फौत होते ही हमारे प्यार की दुनिया में भी भौचाल आ गया। गोया जिन धागों में रिश्तों के मोती पिरोए हुए थे वो टूट गए और खानदान तकसीम हो गया। अब जायदाद के तनाज़े ने सर उठाया। वालिद साहब और चचा जान में तभी जुदाई पड़ गई और हमारा घर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। सहन के बीच दीवार उठा दी गई। बड़ों के इख्तिलाफ की सजा हम बच्चों को मिलने लगी। हम जो बचपन से एक सहन में खेलकर जवान हुए थे जुदा कर दिए गए। जायदाद का तनाजा बरसों चला। इस दौरान में शमल भाई और नाजो दुख और अजियत की सूली पर लटकते रहे। हमें आपस में बात करने तक की इजाजत न थी। भाई शमल की मंगनी नाजो से हो चुकी थी। तनाज़े को 16 साल हो गए तो वालिदा ने बेटे की शादी किसी और लड़की से करना चाही, मगर भाई किसी सूरत राजी ना हुए। हमें एक कर देने के मंसूबे भी बुजुर्गों ने बनाए थे और अब हमारे प्यार की जोत को बुझाने में भी वही पेश थे। नाजो ने घर वालों की हर ज्यादती जबर और दबाव को बर्दाश्त किया, लेकिन हथियार न डाले। वो किसी और से शादी पर आमादा ना हुई। इसे यकीन था कि तनाज़ा खत्म हो जाएगा और हम एक हो जाएंगे। हमारी दुआएं कबूल हुई, सारे झगड़े सिमट गए। कुदरत ने खुद ऐसे हालात पैदा कर दिए कि टूटे हुए रिश्ते तजदीद पा गए और नाजो और शमल भाई की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। उम्मीदों की खिजा रसीदा खेती लहलहाने लगी। नाजो भाभी बनकर हमारे घर आ गई। बरसों की अजियत खत्म हुई और भाई की जिंदगी खूबसूरत सपने में ढल गई। नाजो की किस्मत अच्छी थी कि इससे शादी होने के बाद शमल भाई के कारोबार में खूब तरक्की हुई। हमने बंगला बना लिया और गाड़ियां भी खरीद ली। नाजो की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थीं। कोई कमी थी तो बस ये कि हमारा आंगन किसी मासूम बच्चे की कलकारियों के बगैर सुना सुना था, लेकिन हम कुदरत से नाउमीद ना थे। 4 साल तो इंतजार में निकल गए। अब अम्मा बहू को लेकर डॉक्टरों के पास फिरने लगे। इलाज मुआलजे हुए। सभी डॉक्टर्स कहते कि इनमें कोई तिब्बी नक्स नहीं है, अल्लाह की तरफ से देर है। किसी न किसी दिन अब लोगों की उम्मीद बर आएगी और उनकी गोद हरी हो जाएगी। हम भी इसी उम्मीद पर जी रहे थे, यहाँ तक कि भाई की शादी को 7 बरस गुजर गए और आरजुओं की फसल खुश्क ही रही। नाजो भाभी ने भी उम्मीद का दामन छोड़ दिया। कहती, अन्नम इतने बरस बच्चा ना हुआ तो अब क्या होगा। शायद यह खुशी हमारी किस्मत में नहीं। उसने इलाज मुआलजा कराना भी तर्क कर दिया। जब से वो नाउम्मीद हुई, हर वक्त चुप चुप रहती। बच्चे की कमी तो भाई भी महसूस करते थे, लेकिन वो मर्द थे, उनके लिए बाहर की भरी दुनिया मौजूद थी। वो सारा दिन बाहर गुजार कर घर आते, खाना खाते और नींद की आगोश में चले जाते, लेकिन नाजो घर में अकेली रहने की वजह से तन्हाई के अजाब से दो चार थी। वो अब घर की दीवारों से बातें करती थी। मेरी शादी हो गई थी, मैं अपने घर और बाल बच्चों में मसरूफ थी। अम्मा जान को भी आंगन का सूनापन काटने को दौड़ता था। नाजो को घुल घुल कर मरते देख शमल भाई भी फिक्रमंद रहने लगे। सोचा उसका कोई हल निकालना चाहिए। मैंने कहा, आप लोग किसी बच्चे को गोद ले ले। इस पर नाजो बोली, किसका बच्चा? कौन माँ होगी जो अपनी गोद खाली करके मेरी झोली भर दे। उसका कहना दुरुस्त था। हम काफी दिन तक अस्पतालों, यतीम खानों और लावारसों के नशेमन में मारे मारे फिरे, मगर हमें कोई ऐसा बच्चा ना मिला जिसको हम गोद ले सकते। इस रोज हम नाजो की खाला के घर जा रहे थे, जिन्होंने नवी बच्ची को जन्म दिया था। उनके मियाँ की तनख्वाह इतनी कम थी कि वो अपने बच्चों को पेट भर खाना नहीं दे सकती थी। गुर्बत के सबब आधे पेट भूखे रहते थे। ये कुदरत की शान के जहां बच्चों की जरूरत न थी, वहां ये नेमत बरस रही थी, और एक हम थे कि हमारे भाई और भाभी एक बच्चे को तरस रहे थे। सुबह का वक्त था। ट्रैफिक का हल्का हल्का रश था। हमारी गाड़ी आहिस्ता रफ्तार से चल रही थी। नाजो मेरे साथ बैठी थी। अचानक सामने से 2 बच्चे निकले और सड़क पर आ गए। सुबह के वक्त हर किसी को अपनी मंजिल पर पहुंचने की जल्दी होती है, लेकिन इस वैगन वाले को कुछ ज्यादा जल्दी थी। उसने हमारी गाड़ी को ओवरटेक किया। इसी लम्हे बच्चे दौड़ते हुए वैगन के ऐन सामने आ गए। मेरी भाभी इन बच्चों की मासूम सूरतों को देख रही थी। वो उनकी मासूमियत में खोई हुई थी कि अचानक उनकी खौफजदा चीखें फिजा में बुलंद हुईं। नाजो ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिए। वो ये नजारा नहीं देख सकी। वैगन इन फूलों को रौंद कर जा चुकी थी और अब सड़क पर खून ही खून बिखरा हुआ था।
लम्हा भर को शमल भाई ने गाड़ी रोकना चाही, मगर अतराफ से लोगों का हुजूम इकट्ठा होने लगा तो उन्हें गाड़ी आगे बढ़ाना पड़ी। मैं जानती थी कि नाज़ो इस मामले में कितनी हसास है, लिहाजा भाई ने यही मुनासिब समझा कि जाए हादसा के करीब रुकने से बेहतर है गाड़ी को आगे ले जाएं। वो वहां ठहर जाते तो यकीन था नाज़ो ही को अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ता। इसकी आंखों से अभी तक आंसू बह रहे थे और वो बढ़ा रही थी। कितने प्यारे बच्चे थे, कितने प्यारे, खूबसूरत थे। माँ ने चाव से बाल संवार कर और उजले यूनिफॉर्म पहनाकर उन्हें स्कूल रवाना किया था। इस रोज हम खाला के घर जाने की बजाय रास्ते से ही मोड़कर वापस आ गए, क्योंकि इस भयानक हादसे को देखकर हम लोगों की हालत नॉर्मल ना रही थी। नाज़ो तो घर आते ही बिस्तर पर गिर गई थी। इसके बाद भी काफी दिन अफसरदा रही। इसकी निगाहों में उन्हीं बच्चों की शक्लें घूमती रहती थीं। ये जुमा का दिन था। मैंने पूछा, तुम खाला की बच्ची को गोद ले रही थी, इस प्रोग्राम का क्या बना? वो बोली, आज चलते हैं। हम सब तैयार होकर खाला के घर चल दिए। उनकी प्यारी सी बच्ची को गोद में भरकर वो इतनी मसरूर हुई कि दुनिया का हर गम भूल गई। खाला अब क्या कहती हैं, मैं आज ले जाऊं इसको? आज नहीं नाज़ो, आज इसको बुखार चढ़ा है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं, तुमसे संभाली ना जाएगी। जरा उसकी तबीयत ठीक हो जाए फिर ले जाना। नाज़ो बुझ गई। उसने पूछा, फिर कब खाला? एक माह बाद, खाला ने जवाब दिया। नाज़ो सब्र करो, खुदा बेहतर करेगा। बस दुआ करो कि वो हमको किसी आजमाइश में ना डाले। हम ऐसे ही ठीक हैं। मैंने इसका हाथ नरमी से अपने हाथ में लेकर दबाया। इसकी आंखें भीग गई थीं। मैं इसके दिल की कसक को महसूस कर सकती थी। मैंने कहा, तुम अफसरदा मत रहा करो। वो बोली, मैं छोटी सी थी, तब भी उदास रहती थी। तुम बहनें आपस में खेलती तो सोचती थी कि काश मेरी भी कोई बहन होती। तभी से मेरी उदास रहने की आदत बन चुकी है। मैं तब भी तन्हा थी और आज भी तन्हा हूं। छोटे बहन भाई को वही झूला झुलाने की आरज़ू है। नाज़ो चची की इकलौती बच्ची थी। वो शुरू से तन्हा रही और अब इसका कोरोना बजा था। पहले में, फिर शमल भाई उसकी तन्हाई के साथी बने, लेकिन इसके ममता भरे अरमानों की तस्कीन अभी बाकी थी। मैंने इसकी जानिब देखा, वो आंचल से अपने आंसू साफ कर रही थी। शायद खाला के घर से खाली हाथ वापस आने का इसको बहुत दुख पहुंचा था। मैंने कहा, नाज़ो मेरी जान, इस कदर दिल शिकस्ता ना हो, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। ये दुनिया उम्मीद पर कायम है। इस वाकया के 15 दिन बाद खाला और खालू बच्ची को लेकर हमारे घर आ गए। इस रोज नाज़ो कितनी खुश हुई थी क्या बताऊं, जैसे इसके लिए ईद का दिन हो। वो खुशी से फूली नहीं समाती थी। बच्ची को अपनी बाहों में भर के सारे घर में ऐसे घूम रही थी जैसे तमाम जहान की नेमतें उसे मिल गई हों। खाला कुछ हिदायतें और बच्ची नाज़ो के हवाले करके चली गई। अब नाज़ो बेगम को हमारी परवाह कब रही थी। सारा दिन वो बच्ची में खोई रहती। उसका नाम उसने जानम रख दिया था। ये गुड़िया थी छोटी सी, मगर आफत की पर काला थी। नाज़ो फीडर धोकर दूध बनाती, इसके मुंह को लगाती, वो 2 घूंट लेकर फीडर परे कर देती और जोर जोर से चलाने लगती, जैसे इसे पता चल जाता हो कि ये हाथ इसकी माँ के नहीं है। तमाम दिन वो नाज़ो के साथ यूं ही आंख मिचौली खेलती और भाभी जी की समझ में कुछ ना आता कि इस बच्ची को भूख लगी है या पेट दर्द से बेहाल है। मिनट मिनट पर नैपकिन गीले कर देती, जाने दिन में कितने कपड़े गंदे करती। कभी उल्टी कर देती, कभी कभी तो नाज़ो को उबकाइयां आ जाती। लेकिन क्या करती, जब बच्ची गोद ली थी तो इसको पालना ही था। कोई अच्छी काम की आया भी ना मिल रही थी। एक माह इसी तरह गुजर गया। खाला बच्ची को देखने आ गई। आते ही हाय हाय करने लगे, अरे ये क्या कर दिया और ये क्या कर रही हो, बच्चे ऐसे पाले जाते हैं भला। गरज खाला तो ठहरी बच्चों के मामले में एक्सपर्ट, उन्होंने बेचारी अनाड़ी भांजी को बौखला कर रख दिया। वो शाम तक रही, जब तक कि नाज़ो का उनकी हिदायतों से सांस नहीं फूल गया। अब खाला दूसरे तीसरे दिन किसी इंस्पेक्टर की तरह मुआयना करने अचानक ही हमारे घर वारिद होने लगे। एक तो सारे घर का काम, ऊपर से इस नन्ही सी जान की परवरिश और खाला की चेकिंग। नाज़ो चंद माह में सूख कर कांटा हो गई। इसकी पहली जैसी सूरत ना रही। रात भर बच्ची के साथ जागती तो सुबह आंखों में हल्के पड़े होते। शमल भाई भी अपनी बीवी के बारे परेशान रहने लगे, लेकिन नाज़ो गुड़िया से इतनी मानूस हो चुकी थी कि इससे जुदा होने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। रात को सोने के लिए लेटती तो जोर जोर दुख रहा होता। सुबह 4 बजे ही बच्ची जाग पड़ती और रोना शुरू कर देती। इस दिन तो गजब हो गया।
खाला के सामने ही बच्ची किसी तरह पलंग से नीचे लुढ़क गई। हल्की सीठा हुई और बच्ची की फलक शिगाफ चीख बुलंद हो गई। नाजो भाभी बावर्ची खाने में खाला के लिए चाय बना रही थी। हालांकि खाला गुड़िया से चंद कदम के फासले पर ही विराजमान थी, मगर गिरते हुए बच्ची ने किसी को मोहलत ही ना दी। खाला ने लपक कर बच्ची को कालीन पर से उठाया, कलेजे से लगाया और धाड़ने लगी। तुम मेरी फूल बेटी की कैसी परवरिश करती हो? तुमको खबर नहीं कि इतने छोटे बच्चों को पलंग के किनारे पे नहीं लुटाते? हाय, रोजाना ये मासूम जाने कितनी बार गिरती होगी। बच्ची भी ऐसी उस्ताद के गला फाड़ कर चीख रही थी। हालांकि कालीन पर गिरने से चोट कम लगती है, मगर इस बच्ची का मिजाज भी शायद अपनी मां पर गया था, जो राई को पहाड़ बनाने में उस्ताद थी। खाला, ये रोज तो नहीं गिरती, बस आज ही गिरी है। वो भी मैं आपकी खातिर चाय लेने गई थी। सोच रही थी कि अब कमरे में मौजूद हैं, वरना मैं इसको यूं अकेला तो नहीं छोड़ती। नाजो किसी मुजरिम की तरह सफाई पेश कर रही थी। उसने लाख समझाया, लेकिन खाला किसी तरह न मानी। मैं कुछ नहीं जानती, अब मैं अपनी बच्ची को लेकर ही जाऊंगी। इसके बहन भाई भी उसको याद करते हैं। ऐसा गजब न कीजिए खाला, अगर आपने इसको वापस ही लेना था तो दिया ही क्यों था? गलती हो गई, बस मुआफ कर दो। गुर्बत अमारत तो अल्लाह की दीन है, मगर अपने बच्चों को कोई इस तरह नहीं फेंक देता। जिसने बच्ची दी है वही उसका रिस्क भी देगा। खाला ने एक जरा मोहलत ना दी और बच्ची को कलेजे से लगाए चलती बनी। नाजो बेचारी मुंह देखती रह गई। जब शमल भाई घर आए तो फीडर गोद में रखे भाभी जारो कतार रो रही थी। खाला बच्ची ले गई, वो धाड़े मारने लगी। भाई ने तसल्ली दी, समझाया कि खाला बड़ी सियानी औरत है। 6 माह बच्ची को तुमसे पिलवाया, सेहतमंद हो गई तो बेटी को ले गई। उनका इरादा शुरू से ही ऐसा था। तुम सब्र करो। अब तक सब्र करूं? उसने रोना बंद न किया तो उन्होंने भी इसको उसके हाल पर छोड़ दिया कि जी हल्का हो जाएगा, फिर ये खुद ही चुप हो जाएगी। आखिरकार नाजो चुप हो गई। शायद इसका जी हल्का हो गया था, मगर दिल का बोझ बढ़ गया था। अब उसकी सेहत तेजी से गिरने लगी और वो बीमार रहने लगी। तब शमल भाई एक रोज जबरदस्ती इसको अस्पताल ले गए। लेडी डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई कि आपकी बीवी उम्मीद से है, ताहम उनको काफी एहतियात की जरूरत है, क्योंकि उनका केस गैर मामूली नौयत का होगा, जिसमें बाज दफा औरत की जान को भी खतरा होता। अब नाजो के मां बनने की खुशी से ज्यादा सबको इस बात की फिक्र थी कि खुदा उसकी जान को सलामती दे। नाजो अलबत्ता बहुत खुश थी और फूले नहीं समाती थी। इसका चेहरा इन दिनों आफताब की तरह चमकता था। वो दिन भी आ गया जिसका सारे खानदान को इंतजार था। हमारे आंगन में तवील और तरसा देने वाली मुद्दत के बाद खानदान भर की आरजू का फूल चमकने वाला था। नाजो को एक हफ्ता पहले ही डॉक्टर जे ने अस्पताल में दाखिल कर लिया था। वो किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहते थे। वो इसको जेर निगरानी रखे हुए थे। तमाम तर निगहदाश्त के बावजूद कुदरत ने मेरे भाई को मिन्नतों मुरादों के बाद बेटे जैसी नेमत से नवाजा, मगर मेरी जान से प्यारी भाभी नाजो को हमसे छीन लिया। वो बच्चे को जन्म देने के बाद चल बसी। मेरे भाई की मोहब्बत का ताजमहल चूर चूर हो गया। जिस नेमत का उसने इतनी शिद्दत से इंतजार किया वो इसको मिली भी तो किस तरह के वो अपने बच्चे को देखने से पहले इस दुनिया से चल बसी। नर्स ने मुझे और मेरे भाई को रोते देखा तो वो भी रो दी। कुदरत के खेल न्यारे होते हैं। आज सोचती हूँ शायद इसीलिए खुदा ने हमें इतने अरसे तक बच्चा नहीं दिया था कि नाज़ो कुछ अरसा और जी ले, फिर तो इसको चले ही जाना था। इसकी मौत शायद इसकी ज़िंदगी में वाक़ई होना थी, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसके नसीब में ताख़ीर से काम लिया था। दुआ करती हूँ खुदा मेरे इकलौते भतीजे और नाज़ो की निशानी को सलामत रखे, जिसे मैंने गोद ले लिया था क्योंकि उसकी सौतेली माँ इसे बहुत दुख देती थी। शमल भाई हर हफ्ता आते हैं और अपने बेटे से मिल जाते हैं। कहते हैं कि ये मेरी महबूब बीवी की निशानी है। मजबूरन वालिदैन के लिए दूसरी शादी की है, वरना मैं तो नाज़ो के बाद से खुद को अकेला ही महसूस करता हूँ। खुदा उसे जन्नत में जगह दे। वो यहाँ भी अकेली थी और क्या पता कि वहाँ भी अकेली हो। नाजरीन, आपकी मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।